हाँ अवश्य। प्रस्तुत है उस कहानी का अगला भाग। भाग 2 विवेक की परीक्षा। अध्याय 5 ज्ञान की नई सुबह। आचार्य ज्ञान सागर की हार और बीरबल की दार्शनिक जीत ने आगरा के बौद्धिक जगत में एक क्रांति ला दी थी। आचार्य अपने अहंकार के विसर्जन के बाद वापस काशी नहीं लौटे। उन्होंने शहंशाह अकबर से कुछ समय के लिए आगरा में ही रुकने की अनुमति मांगी। वे अब दरबार के नियमित सदस्य बन गए थे, लेकिन उनका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वे हर चर्चा में अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए आतुर रहते थे, वहीं अब वे एक शांत श्रोता बन गए थे, जो हर किसी की बात, विशेषकर बीरबल की, को बड़े ध्यान से सुनते थे। शहंशाह अकबर इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने दरबार में एक नई परंपरा शुरू की, विवेक सभा। हर सप्ताह होने वाली इस सभा में शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक समस्याओं पर भी चर्चा होती थी। अकबर अक्सर कोई समस्या सामने रखते और अपने सभी मंत्रियों और विद्वानों से उसका हल पूछते। आचार्य ज्ञान सागर शास्त्रों और पुराणों से उदाहरण देते, जबकि दूसरे मंत्री अपनी प्रशासनिक समझ से उपाय सुझाते। लेकिन अंत में सबकी निगाहें बीरबल पर ही आकर टिकतीं, क्योंकि उनका समाधान हमेशा मानवीय, सरल और अत्यधिक प्रभावी होता था। इस नए माहौल ने दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। ज्ञान को अब केवल याद रखने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की कला माना जाने लगा। लेकिन हर नई सुबह अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है। और जल्द ही आगरा को एक ऐसी विपदा का सामना करना पड़ा, जहां शास्त्र मौन हो गए, तर्क विफल हो गए और केवल शुद्ध विवेक की ही परीक्षा होनी थी। अध्याय 6 यमुना का प्रकोप। वह मानसून के बाद का समय था। यमुना नदी, जो आगरा की जीवन रेखा थी, अपने पूरे उफान पर थी। लेकिन इस बार नदी का रूप कुछ बदलावदला और भयावह था। नदी का पानी मटमैला होने के बजाय एक अजीब, हल्के हरे रंग का हो गया था और उससे एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य मौसमी बदलाव समझा, लेकिन जल्द ही इसके भयानक परिणाम सामने आने लगे। नदी में मछलियां मरकर किनारों पर लगने लगीं। जिन गांवों के लोग और मवेशी नदी का पानी पीते थे, वे एक अजीब बीमारी का शिकार होने लगे। लोगों को पेट दर्द, उल्टी और त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगे। आगरा के शाही हकीम हैरान थे, यह कोई जानी पहचानी बीमारी नहीं थी। धीरे धीरे यह संकट बढ़ने लगा। यमुना के किनारे बसे बाजार वीरान होने लगे। धोबियों ने कपड़े धोने बंद कर दिए, मल्लाहों ने अपनी नावें किनारे पर खींच लीं और किसानों के खेत सूखने लगे, क्योंकि वे जहरीले पानी से सिंचाई नहीं कर सकते थे। आगरा, जो यमुना के दम पर फलता फूलता था, अब उसी के प्रकोप से मुरझाने लगा था। शहंशाह अकबर ने तत्काल एक आपातकालीन सभा बुलाई। दरबार में चिंता और भय का माहौल था। यह क्या हो रहा है? अकबर ने अपने सबसे काबिल इंजीनियरों और हकीमों से पूछा। एक मुख्य इंजीनियर ने कहा, जहांपनाह, हमने नदी के प्रवाह और उसके किनारों की जांच की है। कोई बांध नहीं टूटा है, न ही कोई रुकावट है। पानी का रंग क्यों बदला, यह हमारी समझ से परे है। मुख्य हकीम ने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, हम बीमारों का इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक बीमारी की जड़ का पता नहीं चलता, हम केवल लक्षणों को ही दबा सकते हैं। यह जहर पानी में है, पर यह आया कहां से, यह हम नहीं जानते। अकबर ने हताशा में आचार्य ज्ञान सागर की ओर देखा। आचार्य जी, क्या हमारे धर्मग्रंथों में ऐसी किसी दैवीय आपदा का कोई उल्लेख है? क्या यह किसी ग्रह नक्षत्र का दोष है? कोई पूजा, कोई अनुष्ठान जिससे इस बला को टाला जा सके? यह आचार्य ज्ञान सागर के लिए परीक्षा की घड़ी थी। कुछ महीने पहले वे शायद किसी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान का सुझाव देते,
लेकिन आज उनके चेहरे पर अपनी सीमाओं का स्पष्ट बोध था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सम्राट, हमारे पुराणों में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और उन्हें अपवित्र करने को महापाप बताया गया है। लेकिन वे यह नहीं बताते कि यदि नदी स्वयं बीमार पड़ जाए तो उसका उपचार कैसे किया जाए। यह समस्या शास्त्रों के ज्ञान से परे है। यहाँ मेरा ज्ञान मौन है। दरबार में एक निराशा भरी खामोशी छा गई। जब ज्ञान के सारे स्थापित स्तंभ जवाब देने में विफल हो गए, तब अंत में सबने उम्मीद से बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब यह सल्तनत, यह आगरा और यहाँ की प्रजा सब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। हमें इस रहस्यमय प्रकोप से बाहर निकालो। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने कोई तुरंत समाधान या कोई चतुराई भरा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जहां पनाह, जो समस्या हमें समझ नहीं आती, उसका हल दरबार के बंद कमरों में बैठकर नहीं खोजा जा सकता। मुझे इस समस्या का शिष्य बनना होगा। मुझे अपनी मां यमुना नदी से ही पूछना होगा कि उसे क्या कष्ट है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और एक नाव चाहिए। अध्याय 7, नदी से संवाद। जहां सारे विशेषज्ञ आगरा में बैठकर समाधान खोज रहे थे, वहीं बीरबल ने एक बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने एक छोटी नाव ली और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ नदी के प्रवाह के विरुद्ध यानी उद्गम की दिशा में यात्रा शुरू की। उनका तर्क सरल था, बीमारी हमेशा जड़ से शुरू होती है, पत्तियों से नहीं। अगर पानी आगरा में जहरीला है तो इसका स्रोत कहीं ऊपर ही होगा। उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें दुर्गंध और बीमार करने वाले पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा था। रास्ते में उन्होंने किनारों पर बसे गांवों में रुककर लोगों से बात की। वे इंजीनियरों की तरह जमीन की जांच नहीं कर रहे थे और न ही हकीमों की तरह बीमारी के लक्षण लिख रहे थे। वे बस लोगों की कहानियां सुन रहे थे। उन्होंने एक बूढ़े मल्लाह से पूछा, बाबा, आपने अपनी पूरी जिंदगी इस नदी को दी है। क्या आपने पहले कभी इसका ऐसा रूप देखा है? मल्लाह ने जवाब दिया, नहीं बेटा, कभी नहीं। हमारी मैया तो हमेशा जीवन देती आई है। यह तो पिछले 2-3 महीनों से ही रूठी हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके दिल में जहर घोल दिया हो। एक धोबी ने बताया कि अब कपड़ों पर एक अजीब सा नीलाहरा दाग रह जाता है जो किसी भी साबुन से नहीं छूटता। एक किसान ने बताया कि उसके जो खेत नदी के सबसे करीब थे, उनकी मिट्टी पत्थर जैसी सख्त और बंजर हो गई है। बीरबल हर छोटी बड़ी जानकारी को अपने दिमाग में जोड़ते जा रहे थे। उन्होंने गौर किया कि जैसे जैसे वे ऊपर की ओर जा रहे थे, पानी का हरापन और गाढ़ा होता जा रहा था। इसका मतलब था कि वे स्रोत के नजदीक पहुंच रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहाड़ों की तलहटी के पास एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां आबादी कम थी। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। यमुना की एक छोटी सहायक नदी, जो पहाड़ों से निकलकर मुख्य नदी में मिलती थी, का पानी लगभग चमकीले हरे रंग का था। जहर का असली स्रोत यही था। बीरबल और उनके साथी उस छोटी नदी के किनारे किनारे और ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़े। कुछ मील चलने के बाद उन्हें इस रहस्य का स्रोत मिल गया। पहाड़ी पर कुछ लोग एक नई खदान में काम कर रहे थे। वे एक खास किस्म के चमकदार नीले पत्थर निकाल रहे थे। पत्थरों को चट्टानों से अलग करने और उन्हें साफ करने के लिए वे एक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग कर रहे थे, जिसमें पारे और अन्य अज्ञात रसायनों का इस्तेमाल होता था। प्रक्रिया के बाद वे उस जहरीले हरे पानी को बिना सोचे समझे सीधे नदी में बहा देते थे। खदान के ठेकेदार को अपनी कमाई की तो चिंता थी, पर इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका यह लालच नीचे बसे लाखों लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। बीरबल को पूरी पहेली समझ में आ गई। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं,
बल्कि इंसानी लालच और अज्ञानता का परिणाम था। अध्याय 8 विवेक का समाधान। बीरबल खदान के ठेकेदार और कुछ कारीगरों को अपने साथ लेकर आगरा लौटे। उन्होंने सबूत के तौर पर उस जहरीले पानी के कुछ मटके भी भर लिए थे। अगले दिन विवेक सभा में बीरबल ने पूरे दरबार के सामने उन मटकों का पानी एक हौज में डाला और उसमें कुछ जीवित मछलियां छोड़ दीं। कुछ ही पलों में मछलियां तड़पकर मर गईं। फिर उन्होंने खदान के ठेकेदार से उसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन करवाया। सच्चाई सूरज की तरह साफ थी। इंजीनियर, हकीम और विद्वान सब हैरान थे कि जिस समस्या को वे इतना जटिल और रहस्यमयी समझ रहे थे, उसका कारण इतना सीधा और सरल था। अकबर क्रोध से भर उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उस ठेकेदार को तत्काल मृत्युदंड देने का आदेश दिया। ठहरिए जहांपनाह, बीरबल ने बीच में कहा। इसे मार देने से क्या यमुना साफ हो जाएगी? इसे मारने से उन कारीगरों का क्या होगा जिनका परिवार इसी खदान पर निर्भर है? सजा देने से समस्या का समाधान नहीं होता जहांपनाह। समाधान व्यवस्था को सुधारने से होता है। तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल अकबर ने पूछा। इसे माफ कर दिया जाए। माफी नहीं जहांपनाह, बल्कि प्रायश्चित का अवसर, बीरबल ने जवाब दिया। मेरा सुझाव यह है कि इस ठेकेदार को सजा के तौर पर अपने ही खर्चे पर खदान के पास 10 बड़े बड़े हौज बनवाने का हुक्म दिया जाए। खदान का जहरीला पानी पहले इन हौजों में इकट्ठा किया जाएगा। फिर आपके शाही हकीम और वैज्ञानिक ऐसी जड़ी बूटियों और रसायनों का पता लगाएंगे जो इस जहर को बेअसर कर सकें। जब इन हौजों का पानी पूरी तरह साफ हो जाए, तभी उसे नदी में छोड़ने की इजाजत होगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी भी इसी ठेकेदार की होगी। बीरबल ने आगे कहा, इससे अपराधी को सजा भी मिल जाएगी, नदी भी स्वच्छ हो जाएगी, कारीगरों का काम भी नहीं छिपेगा और भविष्य के लिए हमें एक नई तकनीक भी मिल जाएगी। यह एक ऐसा समाधान था जिसमें न्याय, दया, दूरदर्शिता और प्रगति सबका संगम था। दरबार वाह वाह कर उठा। आचार्य ज्ञानसागर अपनी जगह से उठे और उन्होंने बीरबल को झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, सम्राट, आज मैंने फिर से बीरबल जी से एक नया पाठ सीखा है। ज्ञान हमें बताता है कि क्या गलत है, लेकिन विवेक हमें सिखाता है कि उसे कैसे ठीक किया जाए। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल सत्य को खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधान का निर्माण करने में है। शहंशाह अकबर ने बीरबल के सुझाव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जल्द ही बीरबल की योजना पर काम शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में यमुना का पानी फिर से निर्मल होने लगा। जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट आया। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को एक नई उपाधि दी, सल्तनत का विवेक। क्योंकि सबने यह जान लिया था कि सबसे बुद्धिमान केवल वह नहीं जो प्रश्न पूछता है, बल्कि वह भी है जो उन प्रश्नों के ऐसे उत्तर खोजता है जिनसे पूरी मानवता का कल्याण हो। हाँ, बिल्कुल। प्रस्तुत है सबसे बुद्धिमान कौन विषय पर अकबर बीरबल की एक विस्तृत कहानी। सबसे बुद्धिमान कौन? प्रस्तावना, ज्ञान का अहंकार। मुगलिया सल्तनत का वैभव अपने चरम पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार केवल शूरवीरों और कलाकारों से ही नहीं, बल्कि बुद्धिजीवियों और विद्वानों से भी सुशोभित था। उनकी ज्ञान की प्यास और पारखी नजर ने हिंदुस्तान के कोने कोने से बेहतरीन प्रतिभाओं को आगरा के किले में इकट्ठा कर दिया था। इन सब में राजा बीरबल का स्थान सर्वोपरि था। वे केवल हाजिर जवाबी के धनी नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धि में व्यावहारिकता, मानवता और गहरी दार्शनिक समझ का अद्भुत संगम था। अकबर के लिए वे मंत्री से बढ़कर एक मित्र, एक मार्गदर्शक और कभी-कभी उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज थे। अकबर और बीरबल की जुगलबंदी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे।
जहां बड़े बड़े शासक और विद्वान अकबर की सभा में आकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते, वहीं बीरबल की चतुराई भरी परीक्षा से गुजरे बिना किसी को भी अंतिम मान्यता नहीं मिलती थी। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानियों का अहंकार बीरबल के एक सीधे सादे सवाल के सामने चूर चूर हो गया। लेकिन ज्ञान भी एक नशा है और इसका अहंकार सबसे प्रबल होता है। उस दौर में प्राचीन नालंदा और तक्षशिला की ज्ञान परंपरा को जीवित रखे हुए कई गुरुकुल और विद्यापीठ थे, जहां के विद्वान स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे मानते थे कि राजदरबारों की बुद्धि केवल कूटनीति और चापलूसी तक सीमित होती है, जबकि सच्चा और शुद्ध ज्ञान उनके आश्रमों की शांति में ही बसता है। यह कहानी उसी दौर की है जब ज्ञान के इसी अहंकार ने आगरा के दरबार में दस्तक दी। यह एक ऐसी चुनौती थी जो न केवल बीरबल की बुद्धि को बल्कि अकबर के इस विश्वास को भी परखने वाली थी कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन की समझ में निहित है। यह उस शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजने की कहानी है, इस सृष्टि में सबसे बुद्धिमान कौन है। अध्याय एक अभूतपूर्व चुनौती। सर्दी की एक खुशनुमा सुबह थी। दीवाने खास में गर्माहट के लिए अंगीठियां दहक रही थीं और खिड़कियों से आती हल्की धूप कीमती कालीनों पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। माहौल गंभीर था। आज दरबार में एक ऐसे अतिथि का आगमन हुआ था जिनका नाम ही उनके ज्ञान का परिचायक था, काशी के महान विद्यापीठ के कुलपति आचार्य ज्ञानसागर। आचार्य ज्ञानसागर की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उन्हें चारों वेद कंठस्थ थे, वे दर्शन और तर्कशास्त्र के प्रकांड पंडित थे और उनके तर्कों का खंडन करना लगभग असंभव था। वे सादे भगवा वस्त्रों में थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज और आंखों की गहराई किसी भी सम्राट के वैभव को फीका कर सकती थी। उनके साथ उनके सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों का एक समूह भी था, जिनकी आंखों में अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और अपने ज्ञान का अभिमान साफ झलक रहा था। शहंशाह अकबर ने आचार्य का पूरा सम्मान किया, उन्हें अपने बराबर का आसन दिया और उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। औपचारिकताओं के बाद अकबर ने विनम्रता से पूछा, आचार्य जी, आपका हमारे दरबार में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आचार्य ज्ञानसागर के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। सम्राट, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल एक जिज्ञासा का समाधान करने आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपके मंत्री बीरबल की चतुराई के किस्से तो पूरे जहान में मशहूर हैं। यह सुनकर अकबर का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से बैठे थे। आचार्य ने अपनी बात आगे बढ़ाई, सम्राट, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो आज ज्ञानी है वह कल अज्ञानी हो सकता है। मैं और मेरे शिष्य वर्षों से एक प्रश्न पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतिम उत्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमने सोचा, क्यों न यह प्रश्न आपके प्रबुद्ध दरबार के समक्ष रखा जाए। शायद यहाँ हमें कोई नई दिशा मिले। अवश्य आचार्य जी, अकबर ने उत्साह से कहा। आप अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। दरबार में बैठे सभी नवरत्न और मंत्री सजग हो गए। सबको लगा कि यह कोई जटिल पहेली या शास्त्रीय बहस का मुद्दा होगा। आचार्य ज्ञानसागर ने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, जो पूरे कक्ष में गूंज उठी, मेरा प्रश्न बहुत सरल है, सम्राट। इस सृष्टि में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही जटिल था। एक मंत्री ने तुरंत कहा, इसमें क्या शक है, आचार्य जी। मनुष्य ही इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आचार्य मुस्कुराए। यदि ऐसा है तो वह कौन सा मनुष्य है? क्या वह कोई राजा है, कोई तपस्वी है,
कोई वैज्ञानिक है या कोई कवि। और यदि आप किसी एक का नाम लेते हैं तो आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि उससे अधिक बुद्धिमान कोई और नहीं है। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि चारों वेदों का ज्ञाता ही सबसे बुद्धिमान है, तो कोई कहता कि वह व्यक्ति जो ब्रह्मा को जान ले वही सबसे बुद्धिमान है। आचार्य ज्ञान सागर ने सबको धैर्यपूर्वक सुना और फिर बोले, ये सब तो केवल विचार हैं, सम्राट। मैं कोई अनुमान या कल्पना नहीं चाहता। मैं उस प्राणी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके मंत्री राजा बीरबल 1 महीने के भीतर इस सृष्टि के सबसे बुद्धिमान प्राणी को मेरे समक्ष लाकर प्रस्तुत करें। यदि वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो मैं और मेरा पूरा विद्यापीठ मुगलिया सल्तनत की बौद्धिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे और मैं स्वयं बीरबल का शिष्यत्व ग्रहण करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी चुनौती का दूसरा और अधिक खतरनाक पहलू सामने रखा। और यदि उनकी आवाज में एक चुनौती का स्वर था, आपके मंत्री ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपको यह मानना होगा कि राजदरबारों की बुद्धि सतही होती है और ज्ञान का सच्चा केंद्र हमारा विद्यापीठ ही है। और प्रमाण के तौर पर आपको अपने शाही पुस्तकालय की 10 सबसे दुर्लभ और अनमोल पांडुलिपियां हमें भेंट करनी होंगी। यह एक बहुत बड़ी शर्त थी। अकबर का शाही पुस्तकालय उनकी जान से भी ज्यादा कीमती था, जिसमें सदियों का ज्ञान संग्रहित था। यह केवल सल्तनत की प्रतिष्ठा पर ही नहीं बल्कि उसके ज्ञान के भंडार पर सीधा प्रहार था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। यह एक असंभव कार्य था। सबसे बुद्धिमान की परिभाषा ही इतनी व्यक्तिपरक थी कि किसी भी उत्तर को आसानी से गलत साबित किया जा सकता था। किसी जीवित प्राणी को लाकर यह दावा करना कि इससे बुद्धिमान कोई नहीं, मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं था। अकबर चिंतित थे, पर उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह से उठे, आचार्य ज्ञानसागर को प्रणाम किया और फिर शहंशाह की ओर मुड़े। जहां पनाह, आचार्य जी का प्रश्न अत्यंत गहरा है। यह केवल बुद्धि की नहीं बल्कि ज्ञान के सार की परीक्षा है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मुझे 1 महीने की मोहलत और यात्रा के लिए आवश्यक संसाधन दिए जाएं। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने बाद मैं आचार्य जी को उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। बीरबल के आत्मविश्वास ने दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। लेकिन उनके मन के भीतर वे जानते थे कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। इसका उत्तर किसी किताब में नहीं था और न ही किसी तर्क में। इसका उत्तर तो जीवन के विशाल महासागर में कहीं छिपा था, जिसे ढूंढ निकालना था। अध्याय 2 खोज की यात्रा। बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने कोई बड़ा लावलश्कर या सेना साथ नहीं ली। उन्होंने एक साधारण सौदागर का भेष बनाया और अपने सबसे भरोसेमंद सेवक के साथ घोड़े पर सवार होकर आगरा से निकल पड़े। उनका मानना था कि सत्य अक्सर सादगी में ही मिलता है, राजसी ठाठ बाट में नहीं। पहले कुछ दिन बीरबल ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध नगरों और विद्या के केंद्रों का दौरा किया। वे बनारस गए, जहां उन्होंने गंगा के घाटों पर शास्त्रार्थ करते हुए बड़े बड़े पंडितों को देखा। वे उनसे मिले, उनकी बातें सुनी। एक से बढ़कर एक ज्ञानी थे, जिन्हें धर्म ग्रंथों का हर श्लोक जुबानी याद था। लेकिन जब बीरबल उनसे व्यावहारिकता की कोई बात करते, जैसे यदि 2 भूखे लोगों में केवल 1 रोटी बांटनी हो तो न्याय क्या कहता है, तो उनके सैद्धांतिक जवाबों में मानवता की ऊष्मा कम और नियमों की कठोरता ज्यादा होती थी। बीरबल को लगा कि ज्ञान तो है, पर बुद्धिमत्ता का सार यानी विवेक कहीं खो गया है। वहां से वे आगे बढ़े और एक छोटे से राज्य में पहुंचे जो अपनी बेहतरीन शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध था।
उन्होंने एक ऐसे मूर्तिकार से मुलाकात की जो पत्थर में से जीवंत प्रतिमाएं गढ़ देता था। उसकी कला में अद्भुत कौशल था। बीरबल ने पूछा, आपकी उंगलियों में तो जादू है, क्या आप स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं? मूर्तिकार ने सादगी से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं तो बस पत्थर की आवाज सुनता हूँ और अपनी छेनी को उसका अनुसरण करने देता हूँ। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। बुद्धिमत्ता तो उस पत्थर में छिपी है जो बताता है कि उसे क्या बनना है। बीरबल इस जवाब से प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें अपना उत्तर अभी भी नहीं मिला था। यात्रा के तीसरे सप्ताह में वे मध्य भारत के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उन्होंने एक आदिवासी कबीले को देखा जो बिना किसी आधुनिक साधन के प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रह रहा था। कबीले का मुखिया एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहरा अनुभव था। वह सितारों को देखकर मौसम बता देता था, पत्तों को सूंघकर जड़ी बूटियों की पहचान कर लेता था और जानवरों की आवाज सुनकर खतरे को भांप लेता था। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, आपके पास तो अद्भुत ज्ञान है, क्या आप ही इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं? बूढ़े मुखिया ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं तो बस जंगल की भाषा समझता हूँ। यह जंगल मेरी माँ है और मैं इसका बच्चा। बच्चा अपनी माँ को समझ ले, इसमें बुद्धिमानी कैसी? बुद्धिमानी तो तुम शहर वालों में होती है जो कागज पर लिखकर बारिश का हिसाब रखते हो पर आसमान के बादल देखकर भीग जाते हो। बीरबल इस जवाब से निरुत्तर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धि का कोई एक रूप नहीं होता। वह हर जगह, हर प्राणी में अलग अलग रूपों में मौजूद है। पंडित का ज्ञान अलग है, मूर्तिकार का कौशल अलग है और इस आदिवासी मुखिया का अनुभवजन्य ज्ञान एकदम अलग। लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह तय करना असंभव था। महीना पूरा होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। बीरबल थककर और लगभग हार मानकर वापस आगरा की ओर लौट रहे थे। वे एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुके। उनका मन निराश था। उन्हें लग रहा था कि वे पहली बार शहंशाह के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाएंगे और सल्तनत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे। अध्याय 3, एक बच्चे का प्रश्न। जिस पेड़ के नीचे बीरबल बैठे थे वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे मिट्टी के घर बना रहे थे और एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। बीरबल उन्हें अनमने भाव से देख रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल रही होगी, खेलते खेलते अपनी माँ के पास दौड़ा गया जो पास ही के कुएं पर पानी भर रही थी। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ, सूरज रोज सुबह पूरब से ही क्यों उगता है? वह कभी पश्चिम से क्यों नहीं उगता? उसकी माँ, एक साधारण ग्रामीण महिला, मुस्कुराई। उसने अपने काम से एक पल का अवकाश लिया, बच्चे को प्यार से देखा और कहा, बेटा, क्योंकि उसे अपना नियम पता है। वह जानता है कि अगर वह अपना नियम तोड़ेगा तो दुनिया का सारा काम बिगड़ जाएगा। वह हमें सिखाता है कि अनुशासन में ही सुंदरता है। फिर बच्चे ने एक और सवाल पूछा, और माँ, यह आसमान नीला क्यों है? और रात में काला क्यों हो जाता है? माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी उसे चमका देती है और रात में जब सूरज आराम करने चला जाता है तो चांद और तारे अपनी धीमी रोशनी से उसे सजाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना समय और अपनी भूमिका होती है। बच्चा अपनी माँ के सरल जवाबों से संतुष्ट होकर वापस खेलने चला गया। लेकिन बीरबल, जो यह सब सुन रहे थे, अपनी जगह पर मूर्तिवत हो गए। उनके दिमाग में जैसे किसी ने बिजली कौंधा दी हो। निराशा के घने बादल एक पल में छंट गए और ज्ञान के सूरज की एक किरण उनके मन में उतर आई। उन्हें अपने प्रश्न का, उस असंभव से लगने वाले प्रश्न का उत्तर मिल गया था।
वह उत्तर किसी महान पंडित, किसी कुशल कारीगर या किसी अनुभवी मुखिया में नहीं था। वह उत्तर तो उस छोटे से बच्चे के मासूम सवाल और उसकी मां के सरल जवाब में छिपा था। बीरबल तुरंत उठे। उनके चेहरे पर अब थकान या चिंता की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और आत्मविश्वास की चमक थी। वे समझ गए थे कि उन्हें आचार्य ज्ञानसागर के सामने किसे और कैसे प्रस्तुत करना है। अध्याय 4 दरबार में अंतिम न्याय। महीने का आखिरी दिन आ गया। आगरा का दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। आचार्य ज्ञानसागर और उनके शिष्य अपने आसनों पर विराजमान थे। उनके चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल खाली हाथ ही लौटे होंगे। शहंशाह अकबर का चेहरा गंभीर था। वे चिंतित होकर बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वे अपने उसी साधारण सौदागर के भेष में थे। उनके साथ कोई ज्ञानी पंडित, कोई राजा या कोई तपस्वी नहीं था। उनके साथ बस वही 5 साल का मासूम बच्चा था जिसे उन्होंने गांव में देखा था, और उसकी मां भी उसके साथ थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह क्या मजाक था? क्या बीरबल एक छोटे से बच्चे को सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी बताएंगे? आचार्य ज्ञानसागर के शिष्य दबी जुबान में हंसने लगे। बीरबल ने शहंशाह और आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ज्ञानसागर ने व्यंग्य से कहा, तो मंत्री जी, क्या यह बालक है आपकी 1 महीने की खोज का परिणाम? क्या यह है सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं आचार्य जी, यह बालक सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं है। सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी वह है जिसके मन में जिज्ञासा है, जो प्रश्न पूछता है और जो यह स्वीकार करता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। उन्होंने उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस दिन यह बच्चा प्रश्न पूछना बंद कर देगा और यह मान लेगा कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसकी बुद्धिमत्ता का अंत हो जाएगा। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के भंडार से उत्तर देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नए प्रश्न खोजता है। ज्ञान एक भरा हुआ पात्र हो सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता एक बहती हुई नदी है जो हमेशा नए रास्तों की तलाश में रहती है। फिर बीरबल ने आचार्य ज्ञानसागर की ओर मुड़कर कहा, आचार्य जी, आपने मुझसे सृष्टि के सबसे बुद्धिमान प्राणी को लाने के लिए कहा था। मैं उसे नहीं ला सकता, क्योंकि वह कोई एक व्यक्ति या एक जीव है ही नहीं। वह तो एक अवस्था का नाम है, अज्ञान का बोध होने की अवस्था। जिस भी प्राणी को यह एहसास हो जाता है कि वह कितना कम जानता है, वही उस क्षण में सबसे बुद्धिमान हो जाता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल के शब्दों में इतना गहरा दर्शन था कि किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए मैं आपके सामने इस बच्चे को लाया हूं जो उस शुद्ध जिज्ञासा का प्रतीक है जो हर बुद्धिमत्ता की जननी है। और मैं आपके सामने एक और चीज प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह कहकर बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक बड़ा सुंदर शीशा दर्पण लेकर आया और उसे आचार्य ज्ञानसागर के ठीक सामने रख दिया। आचार्य जी, बीरबल ने कहा, इस सृष्टि के सबसे बुद्धिमान प्राणी को आप इस दर्पण में देख सकते हैं। वह हर व्यक्ति है जो इस दर्पण में देखकर यह स्वीकार करने का साहस रखता है कि मैं अज्ञानी हूं और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जिस क्षण आप यह स्वीकार कर लेंगे, आप उस बुद्धिमत्ता को पालेंगे जिसकी आप खोज कर रहे हैं। उपसंहार, अहंकार का विसर्जन। आचार्य ज्ञानसागर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते रहे। बीरबल के शब्दों ने उनके ज्ञान के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे और उनके शिष्य उत्तरों के बोझ तले दबे हुए थे, जबकि वे सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रश्न पूछने की कला को ही भूल गए थे।
उन्होंने वर्षों तक ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन जीवन के सबसे सरल सत्य को समझने में असफल रहे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वे अपने आसन से उठे, बीरबल के सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, राजा बीरबल, आज आपने मुझे हरा दिया, लेकिन यह मेरे जीवन की सबसे सुखद हार है। आपने मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का सही अर्थ समझाया है। मैं और मेरा विद्यापीठ आज से आपके शिष्य हैं। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन आगरा के किले ने केवल बीरबल की जीत नहीं, बल्कि एक महान सत्य की स्थापना देखी थी कि सच्ची बुद्धिमत्ता ज्ञान का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को समझने और जीवन भर एक जिज्ञासु विद्यार्थी बने रहने में है। और यही वह गुण था जो बीरबल को अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा बनाता था। भाग 2, बुद्धि की विरासत। अध्याय 4, एक अप्रत्याशित वापसी। राजा विजय सिंह की हार और बीरबल की शानदार जीत के किस्से आगरा से निकलकर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों तक पहुंच चुके थे। बादल घोड़ा अब भी शहंशाह अकबर के शाही अस्तबल की शान था और देवगढ़ का वह बेशकीमती हार बीरबल के बजाय शाही खजाने में जमा करा दिया गया था, यह कहते हुए कि यह जीत बीरबल की नहीं, बल्कि मुगलिया सल्तनत के मान की थी। कई महीने बीत गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन जब दीवाने खास में अकबर अपने चुनिंदा मंत्रियों के साथ एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक दरबान ने आकर इत्तिला दी कि देवगढ़ के राजा विजय सिंह एक बार फिर आगरा पधारे हैं और तुरंत शहंशाह से मिलना चाहते हैं। दरबार में एक पल को खामोशी छा गई। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। बिना किसी पूर्व सूचना के उनका इस तरह आना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अकबर ने अपने एक सेनापति से कहा। सबको यही लगा कि विजय सिंह शायद अपनी पिछली हार का बदला लेने या कोई नई मुसीबत खड़ी करने आया है। अकबर ने उन्हें आने की इजाजत दी। राजा विजय सिंह ने जब कक्ष में प्रवेश किया तो सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। यह वह अभिमानी और घमंडी राजा नहीं था जो पिछली बार आया था। आज उसकी चाल में विनम्रता थी, आंखों में अहंकार की जगह एक गहरी चिंता और चेहरे पर एक अजीब सी याचना का भाव था। उसने अपना मुकुट उतारकर अकबर के कदमों के पास रख दिया। शहंशाह हिंद, मैं आज यहाँ एक राजा बनकर नहीं, बल्कि एक फरियादी बनकर आया हूँ। विजय सिंह की आवाज में हताशा थी। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। एक राजा का इस तरह अपमान वे सहन नहीं कर सकते थे, भले ही वह उनका प्रतिद्वंद्वी ही क्यों न रहा हो। उन्होंने विजय सिंह को उठकर अपने बराबर में बिठाया। राजा साहब, आप हमारे मेहमान हैं। इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। बताइए, ऐसी क्या विपदा आ पड़ी है? विजय सिंह ने एक गहरी सांस ली। शहंशाह, विपदा बाहर से नहीं, बल्कि मेरे अपने घर के अंदर से आई है। मेरा राजकोष, मेरा खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। क्या चोरी हो रही है? नहीं शहंशाह, यही तो सबसे बड़ी पहेली है, विजय सिंह ने कहा। खजाने के साथ तालों की चाबियां सिर्फ मेरे और मेरे सबसे भरोसेमंद और पुराने मंत्री भद्रसेन के पास रहती हैं। कोई ताला नहीं टूटा, कोई दीवार नहीं तोड़ी गई, किसी पहरेदार ने किसी को आते जाते नहीं देखा। फिर भी हर महीने जब गिनती होती है तो अशर्फिया और जवाहरात कम निकलते हैं। यह पिछले 6 महीनों से हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे खजाना हवा में घुलता जा रहा है। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, बोले, क्या आपने अपने मंत्री भद्रसेन से इस बारे में बात की?
विजय सिंह ने दुख से सिर हिलाया। भद्रसेन मेरे पिता के समय से देवगढ़ की सेवा कर रहे हैं। वे एक निस्वार्थ और धर्मपरायण व्यक्ति हैं। मैं उन पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता हूं। उन पर शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वे खुद इस रहस्य से इतने परेशान हैं कि उन्होंने खाना पीना तक कम कर दिया है। विजय सिंह ने अपनी नम आंखों से बीरबल की ओर देखा। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो अपनी बुद्धि के घमंड में चूर था, लेकिन आपकी काबिलियत देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया में अगर कोई इस अदृश्य चोर को पकड़ सकता है तो वह सिर्फ आप हैं। शहंशाह, कृपा करके बीरबल जी को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ देवगढ़ भेज दीजिए। मैं और मेरी रियासत जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। यह एक अजीब स्थिति थी। एक पूर्व प्रतिद्वंद्वी आज मदद मांग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में चुनौती की एक नई चमक थी। यह मामला तलवार का नहीं, अक्ल का था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विजय सिंह, आपने मदद के लिए सही दरवाजा खटखटाया है। बीरबल न सिर्फ मेरे मंत्री हैं, बल्कि इस सल्तनत की बुद्धि की विरासत हैं। वे जरूर आपके साथ देवगढ़ जाएंगे और इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। और इस तरह बीरबल ने देवगढ़ की उस अनसुलझी पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया, एक ऐसी पहेली जहां चोर अदृश्य था और शक का साया किसी पर नहीं था। अध्याय 5, देवगढ़ का रहस्य। बीरबल जब देवगढ़ पहुंचे तो राजा विजय सिंह ने उनकी अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीरबल ने किसी शाही मेहमान की तरह रहने के बजाय एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे दीवारों के कान और बाजारों की जुबान सुननी होगी। एक मंत्री के तौर पर मैं सिर्फ वही देख पाऊंगा जो मुझे दिखाया जाएगा, लेकिन एक आम आदमी बनकर मैं वह सब देख सकता हूं जो छुपाया जा रहा है। राजा इस बात के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने सबसे पहले मंत्री भद्रसेन से मिलने की इच्छा जताई। भद्रसेन सचमुच वैसे ही थे जैसा राजा ने बताया था। सादे वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का टीका और चेहरे पर एक शांत और निर्मल भाव। उन्होंने बीरबल का पूरे आदर के साथ स्वागत किया। राजा बीरबल, आपका हमारी रियासत में स्वागत है, भद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा। राजा साहब ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी इस मुश्किल को हल कर देंगे। यह अदृश्य चोरी मेरी बरसों की साख पर बट्टा लगा रही है। बीरबल ने भद्रसेन की आंखों में झांका। वहां चिंता तो थी, पर डर नहीं था। अगले कुछ दिन बीरबल ने व्यापारी के भेष में देवगढ़ के बाजारों, सरायों और गलियों में बिताए। वे लोगों से बातें करते, चीजों के दाम पूछते और रियासत के आर्थिक मिजाज को समझने की कोशिश करते। उन्होंने दो बातें गौर की। पिछले कुछ महीनों में बाजार में सोने और चांदी के सिक्कों की चमक थोड़ी कम हो गई थी। आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक पारखी नजर तुरंत समझ जाती कि धातु में कोई हल्की सी मिलावट है। रियासत के बड़े साहूकारों और अमीरों के बीच ईरान से आने वाले एक खास किस्म के नीले रंग की बहुत मांग बढ़ गई थी। यह रंग बहुत कीमती था और इसे बनाने की तरकीब सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। बीरबल ने शाही खजाने का मुआयना करने की इजाजत मांगी। मंत्री भद्रसेन उन्हें खुद साथ लेकर गए। खजाना वाकई में अभेद्य था। मोटी दीवारें, भारी दरवाजे और 7 जटिल ताले। अंदर सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन जब बीरबल ने सोने की अशर्फियों को अपने हाथ में लेकर खनकाया तो उनकी अनुभवी कानों को आवाज में एक हल्का सा फर्क महसूस हुआ। शाम को बीरबल ने राजा विजय सिंह से अकेले में मुलाकात की। महाराज, चोर कोई बाहर का नहीं है और यह चोरी उस तरह नहीं हो रही जैसा आप सोच रहे हैं। कोई खजाने
से अशर्फियां निकाल नहीं रहा है। तो फिर वे कम कैसे हो रही हैं? राजा ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी अशर्फियां खजाने के अंदर ही अपनी जगह पर रहते हुए चोरी हो रही हैं। कोई है जो हर महीने खजाने में आता है, 100 असली अशर्फियों को पिघलाता है, उसमें थोड़ी सी सस्ती धातु मिलाता है और फिर उससे 101 अशर्फिया बनाकर वापस रख देता है। चमक और वजन में मामूली सा फर्क आता है जिसे कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन हर बार वह एक अशर्फी के बराबर का शुद्ध सोना अपने साथ ले जाता है। यह चोरी इतनी धीमी और चालाक है कि किसी को पता ही नहीं चलता। राजा विजय सिंह का मुंह खुला रह गया। लेकिन यह कर कौन सकता है? खजाने की चाबियां तो सिर्फ मेरे और भद्रसेन के पास हैं। इसका पता हम कल लगाएंगे, बीरबल ने शांत भाव से कहा। आप बस कल सुबह खजाने की मासिक गिनती का आदेश दीजिए और भद्रसेन जी से कहिए कि वे अंतिम हिसाब किताब खुद अपने हाथों से लिखेंगे। अध्याय 6 सोने की स्याही। अगली सुबह खजाने के बाहर राजा विजय सिंह, बीरबल और मंत्री भद्रसेन मौजूद थे। गिनती पूरी हुई और हमेशा की तरह इस बार भी खजाना थोड़ा कम निकला। भद्रसेन ने अपनी चिंता की लकीरों को और गहरा करते हुए कहा, देखिए महाराज, फिर वही हुआ। ईश्वर जाने यह कौन सी माया है। बीरबल ने कहा, मंत्री जी, आप चिंता न करें, आज यह रहस्य खुल जाएगा। आप बस इस आखिरी बही खाते पर पूरी रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। बीरबल ने एक खूबसूरत दवात और कलम भद्रसेन की ओर बढ़ाई। यह आगरा की एक खास स्याही है, आप इससे लिखिए। भद्रसेन ने कलम उठाई और जैसे ही उसे दवात में डुबोकर लिखना शुरू किया, बीरबल ने बोलना शुरू किया। महाराज, यह चोर कोई साधारण चोर नहीं है। वह बहुत धैर्यवान और ज्ञानी है। वह जानता है कि धातु को कैसे पिघलाया जाता है और उसमें मिलावट कैसे की जाती है। इस काम में उसके हाथों में सोने के बहुत बारीक कण लग जाते होंगे जो आंखों से दिखाई नहीं देते। भद्रसेन लिखते लिखते एक पल को रुके। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। ईरान का नीला रंग बनाने के लिए एक खास किस्म के तेजाब की जरूरत पड़ती है जिसे अम्लराज कहते हैं। इस तेजाब की एक और खासियत है, यह सोने को भी गला देता है। अब भद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कलम रख दी। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मंत्री जी, जिस दवात से आप लिख रहे हैं उसमें स्याही नहीं, वही अम्लराज है। आपने जैसे ही कलम उसमें डुबोई, आपकी उंगलियों पर लगे सोने के अदृश्य कणों ने उस तेजाब से क्रिया की और स्याही का रंग हल्का सा बदल गया। बीरबल ने राजा को वह दवात दिखाई। स्याही का रंग वाकई में थोड़ा सा बदल चुका था। अब आपके पास दो रास्ते हैं, भद्रसेन जी, बीरबल ने कहा। या तो आप खुद अपना अपराध स्वीकार कर लें, या फिर मैं राजा साहब से कहूंगा कि वे आपके घर की तलाशी लें, जहां मुझे यकीन है कि सोने को पिघलाने वाली भट्टी और ईरान से मंगाया गया नीला रंग दोनों मिल जाएंगे। भद्रसेन जमीन पर गिर पड़ा और राजा के पैरों में पड़कर रोने लगा। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करनी थी और साहूकारों से लिया कर्ज चुकाना था, इसलिए लालच में आकर उसने यह रास्ता अपनाया। उसे लगा था कि उसकी यह चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। राजा विजय सिंह स्तब्ध थे। जिस व्यक्ति पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। उपसंहार, बुद्धि की विरासत। देवगढ़ का रहस्य सुलझ चुका था। बीरबल जब आगरा वापस लौटे तो अकबर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा दिया, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा।
लेकिन हमें यह बताओ, तुम्हें भद्रसेन पर शक कैसे हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब राजा विजय सिंह ने कहा कि उन्हें भद्रसेन पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, तभी मेरे मन में शक का पहला बीज पड़ा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर उसका सबसे बड़ा भरोसा ही होता है, क्योंकि हम उस पर कभी शक करते ही नहीं। मैंने देखा कि भद्रसेन एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, पर उनकी जरूरतें उनकी आय से ज्यादा थीं। उनका घर बाहर से साधारण था, पर अंदर कीमती सामान था। यह विरोधाभास ही उनकी चोरी का संकेत था। सोने की स्याही का विचार तो बस उनके अपराध को साबित करने का एक जरिया था। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारी जीत सिर्फ पहेलियां सुलझाने में नहीं है। तुम्हारी असली जीत इंसान के मन को पढ़ने और सच की तह तक पहुंचने में है। राजा विजय सिंह ने तुम्हें बुद्धि का जादूगर कहा था, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम न्याय के पारखी हो। बीरबल बस विनम्रता से मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद बीरबल की बुद्धिमानी का एक और अध्याय इतिहास में जुड़ गया, जो हमें सिखाता है कि सबसे बड़े धोखे अक्सर वफादारी के नकाब में छुपे होते हैं, और उन्हें बेनकाब करने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि पैनी नजर और खुली सोच की जरूरत होती है। यह बीरबल की बुद्धि की असली विरासत थी, जो आज भी किस्सों और कहानियों में जिंदा है। क्या बीरबल हार गया? एक अनकही दास्तान। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया सल्तनत का सूरज जब अपने पूरे उरूज पर था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। उनकी हुकूमत का परचम काबुल से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर दक्कन की सीमाओं तक लहराता था। अकबर जितने बड़े योद्धा और कुशल प्रशासक थे, उतने ही बड़े कला और ज्ञान के पारखी भी थे। उनके दरबार में 9 ऐसे नगीने थे, जिन्हें दुनिया नवरत्न के नाम से जानती थी। हर रत्न अपनी अपनी कला में माहिर था, लेकिन इन सब में एक ऐसा हीरा था, जिसकी चमक सबसे निराली थी, राजा बीरबल। महेश दास, जो बाद में अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे केवल अकबर के मंत्री नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार और एक तरह से उनके ज़मीर की आवाज थे। जहां अकबर की शमशीर बड़ी बड़ी सल्तनतों को झुका देती थी, वहीं बीरबल की बुद्धि बड़ी बड़ी पहेलियों और साजिशों को चुटकियों में सुलझा देती थी। उनकी चतुराई के किस्से आज भी हिंदुस्तान के हर घर में बच्चों और बड़ों को सुनाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि बीरबल की बुद्धि भी चकरा गई हो? क्या कभी कोई ऐसी चुनौती आई, जिसके सामने बीरबल निरुत्तर हो गए हों? क्या बीरबल कभी हारे थे? यह कहानी उसी दौर की है, एक ऐसे वाक़ये की, जब आगरा के किले की दीवारों ने भी पहली बार बीरबल को मौन और चिंतित देखा था। यह कहानी एक ऐसी चुनौती की है, जिसने न केवल बीरबल की बुद्धि बल्कि शहंशाह अकबर के विश्वास को भी दांव पर लगा दिया था। यह कहानी उस सवाल का जवाब है, क्या बीरबल हार गया? अध्याय 1। एक अभिमानी अतिथि का आगमन। आगरा में सर्दियों की हल्की गुलाबी धूप फैली हुई थी। यमुना का पानी शांत था और किले की प्राचीर पर बैठे कबूतर गुटरगू कर रहे थे। दीवान-ए-आम में रोज की तरह दरबार लगा था, लेकिन आज की रौनक कुछ और ही थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक विशेष उत्साह झलक रहा था। आज उनके दरबार में एक खास मेहमान का आगमन हुआ था, देवगढ़ रियासत के राजा विजय सिंह। देवगढ़ एक छोटी लेकिन बेहद समृद्ध रियासत थी, जो अपनी हीरे की खानों और कुशल कारीगरों के लिए जानी जाती थी। राजा विजय सिंह जितने धनी थे, उतने ही अभिमानी भी। उन्हें अपनी और अपने मंत्री चतुरासेन की बुद्धि पर बहुत घमंड था। चतुरासेन वाकई में एक चतुर और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसकी चतुराई में विनम्रता का अंश मात्र भी नहीं था। अकबर ने मेहमानवाजी की हर रस्म पूरी की।
कीमती तोहफों का आदान प्रदान हुआ और देवगढ़ के राजा के सम्मान में एक शानदार दावत का आयोजन किया गया। दावत के दौरान जब संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था, राजा विजय सिंह ने बातों बातों में अकबर के नवरत्नों का जिक्र छेड़ दिया। शहंशाह विजय सिंह ने पान की गिलौरी मुंह में रखते हुए कहा, हमने आपके नवरत्नों, खासकर राजा बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। कहते हैं कि उनकी बराबरी का कोई दूसरा इस मुल्क में नहीं है। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, यह महज किस्से नहीं, हकीकत है। बीरबल की बुद्धि का लोहा पूरी सल्तनत मानती है। विजय सिंह व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। शहंशाह, माफी चाहूंगा, लेकिन बड़े तालाब में रहने वाली मछली को ही सबसे बड़ा समझा जाता है। हो सकता है कि बीरबल जी को कभी किसी असली चुनौती का सामना ही न करना पड़ा हो। यह कहकर उन्होंने अपने मंत्री चतुरासेन की ओर देखा, जो विजय सिंह के घमंड को और हवा दे रहा था। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह सीधा सीधा अकबर की सल्तनत की प्रतिष्ठा पर हमला था। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे सब सुन रहे थे, के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उनकी आंखें विजय सिंह के अहंकार को तौल रही थीं। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। राजा विजय सिंह, आप कहना क्या चाहते हैं? विजय सिंह ने अपना दाव खेला। क्यों न एक मैत्रीपूर्ण मुकाबला हो जाए, मेरे मंत्री चतुरासेन और आपके नवरत्न बीरबल के बीच। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम भी तो देखें कि आगरा के किस्सों में कितनी सच्चाई है। यह एक खुली चुनौती थी, जिसे अस्वीकार करना मुगलिया सल्तनत की तौहीन होती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया, जिसका अर्थ था कि उन्हें यह चुनौती स्वीकार है। विजय सिंह की आंखों में जीत की चमक तैर गई। उसने कहा, तो फिर शर्तें भी तय हो जाएं। अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाए, तो मैं अपनी सबसे कीमती चीज, यह कोह-ए-नूर का छोटा भाई कहलाने वाला हीरे का हार, आपको भेंट कर दूंगा। और अगर वे हार गए, उसने एक पल रुककर कहा, तो आपको अपना सबसे प्रिय अरबी घोड़ा बादल मुझे देना होगा। बादल अकबर का सबसे पसंदीदा घोड़ा था, जो हवा से बातें करता था। यह शर्त बहुत बड़ी थी, लेकिन अब बात सल्तनत की इज्जत पर आ गई थी। अकबर ने भारी मन से कहा, हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। राजा विजय सिंह मुस्कुराया और उसने अपनी चुनौती पेश की। ये कोई आम पहेलियां नहीं थीं, बल्कि ऐसे सवाल थे जो इंसान की बुद्धि को उसकी सीमाओं के पार धकेलने के लिए बनाए गए थे। पहली चुनौती, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए बीरबल जी। शहंशाह अकबर की आत्मा का वजन ठीक ठीक कितना है? न एक रत्ती कम, न एक रत्ती ज्यादा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसा सवाल था? आत्मा को आज तक किसने देखा था, जो उसका वजन बताएगा? यह एक असंभव प्रश्न था, जिसका एकमात्र उद्देश्य बीरबल को अपमानित करना था। दूसरी चुनौती, मेरा दूसरा सवाल। इस किले के आंगन में जो पुराना कुआं है, उसे किसी ऐसी चीज से भर दीजिए जो कुछ भी न हो, लेकिन फिर भी पूरे कुएं को लबालब भर दे। यह सवाल पहले से भी ज्यादा जटिल था। ऐसी कौन सी चीज थी जो कुछ नहीं होकर भी जगह घेर सकती थी? दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। तीसरी चुनौती, विजय सिंह की आंखों में धूर्तता नाच रही थी। उसने कहा, और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। मैं आपको अपना एक सपना सुनाऊंगा। आपको उस सपने का ऐसा अर्थ बताना होगा, जिससे मुझे पूरी तरह से संतुष्टि मिले। याद रहे, अगर मुझे आपका बताया अर्थ पसंद नहीं आया, तो आप हारे हुए माने जाएंगे। यह सबसे खतरनाक चुनौती थी।
विजय सिंह कोई भी मनगढ़ंत सपना सुना सकता था और फिर बीरबल के हर जवाब को यह कहकर खारिज कर सकता था कि उसे संतुष्टि नहीं मिली। इसमें जीतना लगभग नामुमकिन था। तीनों सवाल सुनकर पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अकबर का चेहरा गंभीर था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं, जो अब भी शांत थे। लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। राजा विजय सिंह और चतुरासेन एक दूसरे को देखकर विजी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को ऐसी भूल भुलैया में फंसा दिया है जिससे निकलना असंभव है। बीरबल ने गहरी सांस ली और शहंशाह की ओर देखा। जहां पनाह, ये सवाल वाकई में गहरे हैं। मुझे इनके जवाब सोचने के लिए 7 दिन का समय चाहिए। बीरबल का समय मांगना था कि विजय सिंह जोर से हंस पड़ा। 7 दिन? अरे, हम तो सोचते थे कि आपके बीरबल पलक झपकते ही जवाब देते हैं। खैर, कोई बात नहीं। हम आपको 7 दिन की मोहलत देते हैं। 7वें दिन इसी दरबार में हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ। अकबर ने दरबार बर्खास्त किया। दरबारी धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बाहर निकलने लगे। आज पहली बार आगरा के किले में यह चर्चा आम थी, शायद इस बार बीरबल हार जाएंगे। अध्याय 2 संदेह के 7 दिन। पहला दिन बीता। बीरबल अपने महल में शांत और गुमसुम रहे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस अपने बगीचे में टहलते रहे। उनकी यह खामोशी आगरा के गलियारों में तूफान की तरह फैल गई। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, वे चटखारे ले लेकर बातें बनाने लगे। लगता है देवगढ़ के राजा ने सही नस पकड़ी है, एक मंत्री ने दूसरे से कहा। बीरबल की सारी चतुराई बस शेरो शायरी और मजाक तक ही सीमित है। असली ज्ञान का सामना हुआ तो हवा निकल गई। दूसरा दिन भी गुजर गया। बीरबल को इस बार शहर के बाजारों में घूमते देखा गया, लेकिन वे कुछ खरीद नहीं रहे थे, न ही किसी से बात कर रहे थे। वे बस लोगों को देखते, बच्चों को खेलते हुए निहारते और कारीगरों को काम करते हुए गौर से देखते। उनका यह व्यवहार और भी अजीब था। लोगों को लगा कि बीरबल का दिमाग चकरा गया है और वे सवालों के दबाव में सुध-बुध खो बैठे हैं। शहंशाह अकबर की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, यह हम क्या देख रहे हैं? पूरा शहर तुम्हारी हार की बातें कर रहा है। तुमने अब तक हमें कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें उन सवालों का कोई हल मिला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये सवाल केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि दिल और दुनिया की समझ से हल होंगे। आप बस मुझ पर 7वें दिन तक भरोसा रखें। अकबर बीरबल को बचपन से जानते थे। उन्होंने बीरबल की आंखों में हमेशा एक आत्मविश्वास की चमक देखी थी, लेकिन आज वह चमक फीकी थी। उसकी जगह एक गहरी सोच और अनिश्चितता थी। अकबर का दिल बैठ गया। क्या उनका सबसे काबिल रत्न आज सच में अपनी चमक खो रहा था? चौथे दिन चतुरासेन ने अकबर के दरबारियों के बीच अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। वह हर सवाल का एक नकली, दार्शनिक सा जवाब देता, जो सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता, लेकिन असल में खोखला होता। आत्मा का वजन, वह हंसकर कहता, आत्मा तो निराकार है, उसका वजन भला कैसे हो सकता है? यह सवाल ही गलत है। बीरबल इसी में उलझे हुए हैं। और कुएं को कुछ नहीं से भरना? अरे, यह तो और भी आसान है। कुएं को अंधकार से भर दो। अंधकार कुछ नहीं होता, फिर भी सब जगह भर जाता है। उसकी इन बातों ने अकबर के दरबारियों को और भी भ्रमित कर दिया। उन्हें लगने लगा कि चतुरासेन वाकई में बहुत ज्ञानी है और बीरबल उससे हार जाएंगे।
छठा दिन आ गया। कल सुबह जवाब देने की आखिरी मोहलत थी। बीरबल शाम को यमुना के किनारे अकेले बैठे थे। सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा नदी के पानी पर फैल रही थी। अकबर अपने घोड़े बादल को अस्तबल में प्यार से सहला रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे कल उसे हमेशा के लिए खो देंगे। उनकी सल्तनत की प्रतिष्ठा, उनका मान, सब कुछ दांव पर लगा था। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी थीं, लेकिन अपने सबसे करीबी दोस्त को इस तरह एक बौद्धिक लड़ाई में हारते हुए देखने का विचार उन्हें खाए जा रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर बीरबल हार भी गए तो वे उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। वे जानते थे कि बीरबल ने हमेशा सल्तनत का सिर ऊंचा किया है, एक हार से उनका कद छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी थी। 7वें दिन की सुबह हुई। आज दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। राजा विजय सिंह और चतुरासेन अपने सिंहासनों पर ऐसे बैठे थे जैसे वे ही आज के शहंशाह हों। अकबर का चेहरा गंभीर था और वे बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। आज वे बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर न तो जीत का आत्मविश्वास था, न ही हार का डर। वे एक ऐसे योगी की तरह लग रहे थे जो हर परिणाम के लिए तैयार हो। विजय सिंह ने व्यंग्य से कहा, तो बीरबल जी, क्या आपके 7 दिनों का चिंतन पूरा हुआ या आपको और समय चाहिए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मेरे उत्तर तैयार हैं। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। सबकी नजरें अब सिर्फ बीरबल पर थीं। अध्याय 3 बुद्धि का इंद्रजाल। बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक बड़ा और खूबसूरत तराजू लेकर आया, जैसा जौहरी इस्तेमाल करते हैं। तराजू के दोनों पलड़े हवा में बराबर झूल रहे थे। विजय सिंह ने पूछा, यह क्या है बीरबल? क्या तुम आत्मा को इसमें तौलोगे? दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अपने सेवक को दूसरा इशारा किया। इस बार सेवक चंदन की लकड़ी का एक बड़ा सुगंधित टुकड़ा लेकर आया और उसे तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। पलड़ा नीचे झुक गया। फिर बीरबल ने अपनी कमर से एक कागज का गट्ठर निकाला। उन्होंने उसे खोलना शुरू किया। महाराज, बीरबल ने विजय सिंह से कहा, आपके पहले सवाल का जवाब यहाँ है। एक बादशाह की आत्मा का वजन उसकी प्रजा की दुआओं में होता है। उसकी आत्मा का वजन उसके न्याय और अच्छे कामों में होता है। उन्होंने पहला कागज उठाया। यह उस बूढ़ी औरत की दुआ है जिसे पिछले हफ्ते शहंशाह के हुक्म से इंसाफ मिला। यह उस गरीब किसान का धन्यवाद है जिसका लगान शहंशाह ने माफ किया। यह उन अनाथ बच्चों का आशीर्वाद है जिनके लिए लंगर खाने का इंतजाम किया गया। एक एक करके बीरबल वे कागज तराजू के दूसरे पलड़े पर रखते गए। हर कागज के साथ वे शहंशाह अकबर के किसी न किसी नेक काम का जिक्र करते। दरबार में बैठे लोग हैरान थे। बीरबल ने पिछले 6 दिनों में यही जानकारी इकट्ठा की थी। जब आखिरी कागज भी पलड़े पर रख दिया गया तो सबने एक चमत्कार देखा। कागजों से भरा पलड़ा धीरे धीरे नीचे आया और चंदन की लकड़ी वाले पलड़े के ठीक बराबर में आकर रुक गया। तराजू के दोनों पलड़े एक सीध में थे। बीरबल ने कहा, महाराज, एक शहंशाह की आत्मा का वजन उसके कर्मों के बराबर होता है। इस हफ्ते जहां पनाह की आत्मा का वजन इस पवित्र और सुगंधित चंदन की लकड़ी के बराबर है। यह वजन अगले हफ्ते बदल सकता है अगर उनके कर्म बदल जाएं। अगर आपको कोई संख्या ही चाहिए तो इस लकड़ी का वजन करवा लीजिए। वही शहंशाह की आत्मा का वजन है। राजा विजय सिंह और चतुरासेन का मुंह खुला का खुला रह गया। वे क्या कहते? यह जवाब तर्क और भावना का ऐसा संगम था
जिसे काटा नहीं जा सकता था। आत्मा को तौलने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? दरबार वाहवाह के नारों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में अपने दोस्त के लिए गर्व के आंसू छलक आए। अब दूसरी चुनौती की बारी थी। बीरबल सबको लेकर किले के आंगन में उस सूखे कुएं के पास गए। कुआं गहरा और अंधेरा था। चतुरासेन ने मुस्कुराकर कहा, अब देखते हैं आप इस खाली कुएं को कुछ नहीं से कैसे भरते हैं। बीरबल ने अपने सेवकों को बुलाया, जिनके हाथों में बड़े बड़े आईने थे। बीरबल के निर्देश पर सेवकों ने रस्सी की मदद से उन आईनों को कुएं के अंदर उतारा और उन्हें दीवारों से सटाकर इस तरह लगा दिया कि उनकी चमकदार सतह ऊपर की ओर रहे। इसमें काफी समय लगा, लेकिन जब काम पूरा हुआ तो बीरबल ने सबको कुएं में झांकने के लिए कहा। जो दृश्य दिखा वह अद्भुत था। कुएं के अंदर पूरा नीला आसमान, उसमें तैरते सफेद बादल और झांकते हुए लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुआं पानी से नहीं, बल्कि आसमान के एक टुकड़े से लबालब भरा हो। बीरबल ने कहा, महाराज, यह कुआं भर चुका है। यह कुछ नहीं से भरा है, यानी अनंत आकाश के रिफ्लेक्ट से, जिसका कोई वजन नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन जिसने इस पूरे कुएं को भर दिया है। यह एक ऐसी चीज से भरा है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। यह जवाब सुनकर राजा विजय सिंह की बोलती बंद हो गई। यह कल्पना और बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा थी। चतुरासेन का सिर शर्म से झुक गया। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में प्रशंसा और स्नेह दोनों थे। अब आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती बची थी। दरबार वापस अपनी जगह पर लगा। विजय सिंह का चेहरा तमतमाया हुआ था। वह 2 चुनौतियां हार चुका था और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने कहा, ठीक है बीरबल, तुमने 2 जवाब तो अच्छे दिए, लेकिन अब मेरी आखिरी चुनौती सुनो। मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक सोने के महल में हूं, जिसकी दीवारें हीरे की हैं। मैं मोतियों के बिस्तर पर लेटा हूं और मेरे चारों ओर खूबसूरत अप्सराएं मेरे लिए अमृत का प्याला लिए खड़ी हैं। अचानक वह महल एक भयानक जंगल में बदल गया। मेरे कपड़े फट गए और मैं कांटों पर चल रहा हूं। जंगली जानवर मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तभी आसमान से एक देवदूत उतरा और उसने मुझे एक तलवार दी और कहा, राजा, तेरी किस्मत का फैसला इसी तलवार से होगा। अब बताओ, मेरे इस सपने का क्या मतलब है? यह एक मनगढ़ंत और जटिल सपना था। इसका कोई भी अर्थ बताया जाता तो विजय सिंह उसे अस्वीकार कर सकता था। बीरबल ने आंखें बंद कीं, जैसे वे बहुत गहरी सोच में डूब गए हों। दरबार में पूर्ण शांति थी। सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद बीरबल ने आंखें खोलीं। उन्होंने राजा विजय सिंह को प्रणाम किया और जो कहा, उसे सुनकर सब दंग रह गए। महाराज, यह तो बड़ा ही अद्भुत संयोग है, बीरबल ने कहा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कल रात मैंने भी हूबहू यही सपना देखा है। एक एक शब्द, एक एक दृश्य, बिल्कुल यही। बीरबल रुके और फिर विजय सिंह से बोले, मैं एक हफ्ते से आपके इन कठिन सवालों के बारे में सोच रहा था। शायद इसी वजह से मेरे ज़हन में भी वही सपना आ गया जो आपके ज़हन में आया। मैं तो सुबह से ही इस सपने का अर्थ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका सही सी मतलब समझ नहीं आ रहा। फिर बीरबल ने बड़ी मासूमियत से पूछा, महाराज, चूंकि हम दोनों ने एक ही सपना देखा है, तो जाहिर है कि इसका जो भी अर्थ होगा वह आपको भी उतना ही पता होगा जितना मुझे। आप तो मुझसे ज्यादा अनुभवी और ज्ञानी हैं। क्यों न पहले आप ही दरबार को इस अद्भुत सपने का अर्थ बताएं। मैं बस यह देख लूंगा कि मेरा सोचा हुआ अर्थ आपके अर्थ से मेल खाता है या नहीं।
यह एक ऐसा दाव था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा विजय सिंह बुरी तरह फंस चुका था। अगर वह कहता कि बीरबल झूठ बोल रहा है तो उसे साबित करना पड़ता कि बीरबल ने वह सपना नहीं देखा, जो असंभव था। अगर वह कोई अर्थ बताता तो बीरबल बस यह कह देता कि नहीं महाराज, मेरा सोचा हुआ अर्थ तो कुछ और है, और राजा की शर्त के अनुसार उसे संतुष्ट करना था, जो वह नहीं कर पाता। और अगर वह यह मान लेता कि उसने सपना गढ़ा था तो पूरे दरबार में उसकी जघनसाई होती। विजय सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। वह कुछ देर तक हकलाता रहा, फिर अचानक वह जोर से हंसने लगा। यह हार की हंसी थी, लेकिन उसमें एक प्रशंसा का भाव भी था। वह अपने सिंहासन से उठा, बीरबल के पास आया और अपना कीमती हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया। मान गए बीरबल, उसने कहा, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमने तुम्हारी बुद्धि के बारे में सुना था, पर आज देख भी लिया। तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, तुम बुद्धि के जादूगर हो। तुमने हमें नहीं, हमारे अहंकार को हराया है। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे और उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। पूरा दरबार बीरबल के सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से दीवानयाम गूंज उठा। उपसंहार, जीत और हार के मायने। उस शाम जब जश्न खत्म हो गया, अकबर और बीरबल अपनी निजी छत पर टहल रहे थे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सच कहना, क्या उन 7 दिनों में एक पल के लिए भी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, हार और जीत तो देखने वाले की नजरों में होती है। जिस पल मैं राजा विजय सिंह की चुनौती को अपने अहंकार की लड़ाई बना लेता, मैं उसी पल हार जाता। मेरा लक्ष्य उन्हें हराना नहीं था, बल्कि आपकी और इस सल्तनत की इज्जत को बचाना था। उन्होंने आगे कहा, सच्ची हार तब होती है जब इंसान सोचना बंद कर दे, जब वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न्याय और भलाई के लिए करने की बजाय सिर्फ जीतने के लिए करने लगे। उन 7 दिनों में मैं हारा नहीं था, जहां पनाह, मैं सीख रहा था। मैं अपनी प्रजा के बीच जाकर उनके आशीर्वाद की कीमत समझ रहा था। मैं आसमान की विशालता में एक कुएं को भरने का रहस्य खोज रहा था, और मैं एक अभिमानी राजा के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्या बीरबल हार गया। सही सवाल यह है कि क्या बीरबल ने सीखना छोड़ दिया, और जब तक मैं सीखता रहूंगा, जहां पनाह, मैं कभी नहीं हार सकता। अकबर निरुत्तर होकर अपने दोस्त और सलाहकार को देखते रहे। उन्हें आज जीत और हार का एक नया मतलब समझ में आया था। बीरबल की जीत सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने में नहीं थी, उनकी असली जीत उनकी सोच, उनकी विनम्रता और उनकी कभी न हार मानने वाली सीखने की इच्छा में थी। और इस तरह इतिहास में एक और किस्सा जुड़ गया, जो यह साबित करता था कि बीरबल की बुद्धि का सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता था, क्योंकि वह केवल चतुराई से नहीं, बल्कि ज्ञान और मानवता की गहरी समझ से चमकता था। दरबार का वो किस्सा जब बीरबल ने बादशाह अकबर के लिए खोजा हरा घोड़ा। आगरे का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब किले के संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़तीं, तो एक अद्भुत नजारा पेश करतीं। मुगल सल्तनत के महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सज चुका था। दीवान-ए-आम में रेशमी कालीनों, सोने और चांदी की जड़ाई वाले स्तंभों और दूर दूर से आए कीमती पर्दों की भव्यता देखते ही बनती थी। हवा में इत्र और गुलाब जल की मिलीजुली महक तैर रही थी।
दरबार में साम्राज्य के कोने कोने से आए सूबेदार, मनसबदार, अमीर और दरबारी अपनी अपनी पदवी के अनुसार बैठे थे। उनके चेहरे पर बादशाह का खौफ और अपनी हैसियत का गुरूर साफ नजर आ रहा था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा रौब और कशिश थी। उनके चेहरे पर एक शासक की कठोरता भी थी और एक कला प्रेमी की कोमलता भी। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल बादशाह के सिंहासन के पास ही अपनी नियत जगह पर बैठे थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी और बेमिसाल बुद्धिमत्ता के कारण बादशाह ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी थी। एक बीरबल के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और आंखों में एक गहरी चमक रहती थी, जिसे पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कहीं से न्याय की गुहार थी, तो कहीं किसी सूबे की रिपोर्ट पेश हो रही थी। अकबर हर मामले को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बीरबल की सलाह पर अहम फैसले ले रहे थे। दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल की बादशाह से नजदीकी और उनकी बढ़ती शोहरत से जलते थे। इन जलने वालों के मुखिया थे मुल्ला दो प्याजा और हकीम साहब। ये दोनों हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां बीरबल को नीचा दिखाया जा सके और बादशाह की नजरों में गिराया जा सके। उस दिन दरबार की कार्यवाही जल्दी ही समाप्त हो गई। बादशाह अकबर का मन आज कुछ बदलाव सा था। उन्होंने अपने शाही बाग में घूमने की इच्छा जताई। बादशाह का हुक्म भला कौन टाल सकता था। फौरन तैयारी हुई और बादशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों, जिनमें बीरबल और मुल्ला दो प्याजा भी शामिल थे, के साथ अपने खूबसूरत बाग की ओर चल दिए। बाग वाकई जन्नत का एक टुकड़ा था। चारों तरफ मखमली हरी घास का कालीन बिछा था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों में जैसे किसी ने इंद्रधनुष के रंग घोल दिए हों। फव्वारे चल रहे थे, जिनकी फुहारें हवा में ठंडक घोल रही थीं। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थीं। यह सब देखकर बादशाह का मन प्रसन्न हो गया। वो टहलते टहलते एक घने पेड़ की छाव में रुक गए। उनकी नजर चारों ओर फैली हरियाली पर पड़ी। घास हरी, पेड़ हरे, यहाँ तक कि काई लगे पत्थर भी हरे। अचानक उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उन्हें लगा कि इस हरे भरे माहौल में सैर करने के लिए घोड़ा भी तो हरे रंग का ही होना चाहिए। यह ख्याल आते ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल देखो तो जरा, चारों तरफ कैसी हरियाली है। हमारा मन कहता है कि इस हरे भरे बाग में घूमने का असली मजा तो तब आए जब हमारे पास एक हरे रंग का घोड़ा हो। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका हाथ लगा है। मुल्ला ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और कहा, आली जहां, क्या खूब सोचा है आपने। यह तो एक शाहंशाह ही सोच सकता है। यकीनन हरे रंग का घोड़ा आपकी शाही सवारी में चार चांद लगा देगा। हकीम साहब ने भी बात को आगे बढ़ाया, जहां पनाह आपका हर ख्याल अनोखा होता है और ऐसे अनोखे काम को पूरा करने की काबिलियत तो सिर्फ आपके सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री राजा बीरबल में ही है। यह एक सोचा समझा जाल था। वे जानते थे कि दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता और बीरबल यह काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब बीरबल अपनी हार मान लेंगे तो बादशाह के सामने उनकी हेठी होगी। बादशाह अकबर अपने दरबारियों की चापलूसी और अपने मन की मौज में आ गए। उन्होंने बीरबल की ओर एक शाही अंदाज में देखा और हुक्म दिया, बीरबल, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। जाओ और हमारे लिए एक हरे रंग का घोड़ा खोजकर लाओ।
याद रहे, अगर तुम इस काम में नाकाम रहे तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। 3 यह एक तरह से बीरबल के लिए देश निकाला या दरबार से बर्खास्तगी का फरमान था। 3 पूरा दरबार सन्न रह गया। सब जानते थे कि यह एक नामुमकिन काम है। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन जश्न मनाने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब बीरबल का खेल खत्म। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लाऊं। बीरबल का यह आत्मविश्वास देखकर मुल्ला और भी चिढ़ गए, लेकिन बादशाह अपने फैसले से खुश थे। उन्हें अपनी सल्तनत और अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बीरबल की अनोखी खोज और दरबारियों की साजिश। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। उन्होंने बादशाह से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। दरबारियों ने, खासकर मुल्ला दो प्याजा ने, यह खबर बड़े चटखारे लेकर पूरे दरबार में फैलाई। देखा, भाग गया बीरबल। जानता है कि हरे रंग का घोड़ा तो क्या, घोड़े का हरा बाल भी नहीं मिलेगा। अब 1 महीने बाद खुद ही कोई बहाना बनाकर बादशाह के सामने रोएगा। मुल्ला और उनके साथी अब इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। बीरबल की गैरमौजूदगी में वे बादशाह के और भी करीब आने की कोशिश करने लगे। वे सल्तनत के मामलों में ऐसी ऐसी सलाहें देते जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन असल में खोखली होती। उनका मकसद सिर्फ यह साबित करना था कि सल्तनत के काम बीरबल के बिना भी चल सकते हैं, बल्कि और बेहतर चल सकते हैं। उधर बीरबल ने आगरा छोड़ दिया था, लेकिन वो किसी हरे घोड़े की तलाश में नहीं निकले थे। वो जानते थे कि ऐसा कोई जानवर दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने इस 1 महीने का इस्तेमाल कुछ और करने के लिए सोचा। उन्होंने अपना भेष बदला। एक आम सौदागर का लिबास पहना और अपनी छोटी सी टोली के साथ सल्तनत के दौरे पर निकल पड़े। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमे। वो बाजारों में जाते, चौपालों पर बैठते, सरायों में रुकते और लोगों से बातें करते। एक सौदागर के रूप में कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था, इसलिए लोग उनसे खुलकर बात करते थे। इन यात्राओं में बीरबल ने वो सच देखा जो आगरे के आलीशान दरबार तक कभी नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने देखा कि कहीं सूबेदार के कारिंदे किसानों से जबरन लगान वसूल रहे हैं, कहीं छोटे व्यापारियों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि बादशाह अकबर के बनाए कई अच्छे कानून सिर्फ कागजों पर ही सीमित थे, आम जनता तक उनका फायदा पहुंच ही नहीं रहा था। कुछ बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भर रहे थे और बादशाह के नाम को बदनाम कर रहे थे। बीरबल हर जगह की जानकारी, सबूत और लोगों की शिकायतें इकट्ठा करते रहे। उन्होंने यह भी गौर किया कि मुल्ला दो प्याजा के कुछ रिश्तेदार और हकीम साहब के जानने वाले भी इन गलत कामों में शामिल थे। इस सब के बीच उन्होंने अपनी मुख्य योजना पर भी काम जारी रखा। वो जिस भी शहर में जाते, वहां के कुछ खास लोगों के बीच एक अफवाह फैला देते। अफवाह थी कि दूर किसी देश में एक ऐसा सौदागर है जिसके पास एक अनोखा और नायाब घोड़ा है। यह घोड़ा इतना खास है कि उसे देखने और खरीदने की कुछ शर्तें हैं। धीरे धीरे यह अफवाह हवा में तैरने लगी। 1 महीना पूरा होने वाला था। बीरबल अपनी पूरी जानकारी और सबूतों के साथ वापस आगरा लौट आए। उनके आगरा पहुंचते ही मुल्ला दो प्याजा के खेमे में हलचल मच गई। उन्हें लगा था कि बीरबल खाली हाथ और झुके हुए सिर के साथ लौटेंगे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर तो वही पुरानी मुस्कान और आत्मविश्वास था। दरबार में वापसी और 2 अनोखी शर्तें।
एक महीने के आखिरी दिन दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें सिर्फ बीरबल को ढूंढ रही थीं। मुल्ला और उनके साथी तो जैसे अपनी जीत का तमाशा देखने के लिए बेताब थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने बादशाह को अदब से सलाम किया। बादशाह अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कहो बीरबल, क्या हुआ हमारे हरे घोड़े का? क्या तुम उसे खोज पाए? मुल्ला दो प्याजा ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आली जहां, आपकी सल्तनत इतनी बड़ी है और आपका इकबाल इतना बुलंद है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। दो। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे एक भूचाल आ गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर भी हैरान थे, लेकिन उनकी हैरानी में एक खुशी भी थी। उन्होंने उत्सुकता से कहा, कहाँ है वो घोड़ा? जल्दी बताओ बीरबल, हम उसे अभी देखना चाहते हैं। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहां पनाह, घोड़ा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके मालिक ने दो शर्तें रखी हैं। अगर आपको घोड़ा चाहिए तो ये दोनों शर्तें माननी होंगी। दो। बादशाह ने कहा, कैसी शर्तें? बताओ हमें, हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। बीरबल ने अपनी पहली शर्त बताई। मालिक की पहली शर्त यह है कि इस नायाब घोड़े को लेने के लिए बादशाह सलामत को खुद जाना होगा। दो। बादशाह अकबर हंसे, बस इतनी सी बात? यह तो कोई बड़ी शर्त नहीं है। हम खुद जाएंगे उस घोड़े को लेने। अब दूसरी शर्त बताओ। अब माहौल में एक रहस्य और गहरा गया था। सब जानना चाहते थे कि आखिर दूसरी शर्त क्या है। बीरबल ने थोड़ा रुककर दरबार के हर एक चेहरे को देखते हुए और फिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहां पनाह, घोड़े का मालिक कहता है कि चूंकि घोड़ा बहुत खास और अनोखे रंग का है, इसलिए उसे ले जाने का दिन भी खास ही होना चाहिए। उसकी शर्त है कि आप सप्ताह के 7 दिनों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के अलावा किसी भी और दिन आकर घोड़े को ले जा सकते हैं। दो। यह सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही बीरबल की बात का मतलब समझ में आया, दबेदबे हंसने की आवाजें आने लगीं। बादशाह अकबर खुद बीरबल का मुंह देखते रह गए। सप्ताह में 7 दिनों के अलावा 8वां दिन कहां से लाएं? बादशाह समझ गए कि बीरबल ने उन्हीं के नामुमकिन सवाल का जवाब एक और नामुमकिन शर्त से दिया है। बीरबल ने न तो हाँ कहा न ना। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से बादशाह के हुक्म की लाज भी रख ली और अपनी बुद्धिमत्ता भी साबित कर दी। अचानक बादशाह अकबर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दीवाने-आम में गूंज उठी। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हारी अक्लमंदी को। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें हराना नामुमकिन है। तुमने न सिर्फ हमारे अटपटे सवाल का हल निकाला, बल्कि यह भी बता दिया कि सवाल कितना बेतुका था, और वो भी बिना हमारी तौहीन किए। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के सिर शर्म से झुक गए। उनका बीरबल को फंसाने का सारा प्लान चौपट हो चुका था। असली मुद्दों का खुलासा। लेकिन किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब बादशाह की हंसी थमी और वो वापस अपने सिंहासन पर बैठे, तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे माफ करें। मैं जानता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, लेकिन आपके हुक्म को टालने की जुर्रत मैं नहीं कर सकता था। इस 1 महीने की छुट्टी का मैंने एक और काम के लिए इस्तेमाल किया है,
जिसकी इजाजत मैं आपसे चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, कहो बीरबल, क्या बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब मैं आपके हरे घोड़े की तलाश में सल्तनत के दूरदराज के इलाकों में घूम रहा था, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो सीधे आपके दरबार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद बीरबल ने एक एक करके उन सभी परेशानियों और भ्रष्टाचार के मामलों को बादशाह के सामने रखना शुरू किया जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखे थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा, व्यापारियों की मुश्किलें और भ्रष्ट अधिकारियों की कारगुजारियों के सबूत पेश किए। उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इन नामों में मुल्ला दो प्याजा के कुछ रिश्तेदारों के नाम भी शामिल थे। अब दरबार में हंसी की जगह एक गंभीर खामोशी ने ले ली थी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पीठ पीछे उनकी प्रजा के साथ ऐसा सुलूक हो रहा था। उन्हें यह भी समझ आ गया कि मुल्ला दो प्याजा और उनके चापलूस दरबारी क्यों बीरबल को उनसे दूर रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सल्तनत की असली और कड़वी सच्चाई बादशाह तक पहुंचे। बादशाह ने फौरन उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ जांच बैठाने का हुक्म दिया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को कड़ी फटकार लगाई गई और उनकी कई जिम्मेदारियां छीन ली गईं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि सम्मान भी था। उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, आज हमारी आंखें खुल गईं। बीरबल, तुम सिर्फ एक चतुर मंत्री ही नहीं बल्कि इस सल्तनत के सच्चे हमदर्द और प्रजा के रखवाले भी हो। तुमने हमें सिखाया कि एक शासक का असली काम सिर्फ शाही शौक पूरे करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा के हर दुख दर्द का ख्याल रखना है। हमें तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद बीरबल का कद बादशाह की नजरों में और भी ऊंचा हो गया और यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया बल्कि बादशाह को उनकी असली जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया। यह किस्सा इस बात का सबूत बन गया कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ हाजिर जवाबी में नहीं बल्कि न्याय और लोक कल्याण की सेवा में निहित है। दरबारियों का षड्यंत्र। जब बीरबल पर लगा देशद्रोह का आरोप। यह उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। आगरा का किला न केवल हिंदुस्तान की ताकत का केंद्र था बल्कि कला, संस्कृति और बुद्धिमत्ता का भी संगम था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार किसी जन्नत से कम न था। दुनिया के कोने कोने से आए अमीर, सेनापति, विद्वान और कलाकार अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आते थे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक और दुनिया भी थी, साजिशों, जलन और सत्ता की होड़ की दुनिया। बादशाह अकबर के नवरत्नों में राजा बीरबल का स्थान सबसे अलग और सबसे ऊंचा था। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे बादशाह के दोस्त, सलाहकार और मुश्किल समय के साथी थे। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से अवाम की जुबान पर थे। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मानते थे और सल्तनत के सबसे पेचीदा मामलों में भी उनकी सलाह को आखिरी माना जाता था। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में बहुत से ऐसे लोग थे जो बीरबल की इस हैसियत से जलते थे। उन्हें लगता था कि महेश दास नाम का एक साधारण ब्राह्मण जो न तो किसी बड़े खानदान से था और न ही कोई महान सेनापति, अपनी मीठी मीठी बातों से बादशाह को बहलाकर सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इन जलने वालों का सरगना था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला खुद को बीरबल के बराबर का बुद्धिमान समझता था और हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। उसके इस गिरोह में कुछ और दरबारी भी शामिल थे, जैसे हकीम जैनुल और दीवान इनायत खान, जो बीरबल की वजह से अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे।
वे कई बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से साफ बच निकलते थे। उनकी हर नाकाम कोशिश उनकी नफरत की आग को और भड़का देती थी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जो न केवल बीरबल को दरबार से बेदखल कर देती बल्कि उनकी जान भी ले सकती थी। उन्होंने बीरबल पर कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं बल्कि सल्तनत से गद्दारी और देशद्रोह का आरोप लगाने की योजना बनाई। साजिश का जाल। एक गहरी अंधेरी रात में जब आगरा शहर नींद की आगोश में था, मुल्ला दोप्याजा के घर पर एक गुप्त बैठक हुई। वहां मुल्ला के अलावा दीवान इनायत खान और हकीम जैनुल मौजूद थे। कमरे में जलते चिराग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़कर उनकी साजिश को और भी भयानक बना रही थी। मुल्ला ने अपनी धीमी और चालाक आवाज में कहा, भाइयों, बहुत हो गया रोजोज की नोकझोंक का खेल। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें बीरबल पर एक ऐसा दाग लगाना होगा जिसे धो पाना नामुमकिन हो। दीवान इनायत खान, जो सल्तनत के खजाने का हिसाब किताब देखता था, बोला, लेकिन मुल्ला जी, बादशाह बीरबल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोई भी छोटा मोटा इल्जाम उन पर असर नहीं करेगा। मुल्ला की आंखों में एक शातिर चमक उभरी। इसीलिए तो इस बार इल्जाम छोटा नहीं, सबसे बड़ा होगा। हम बीरबल पर सल्तनते मुगलिया से गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे। हम साबित करेंगे कि बीरबल मेवाड़ के राणा प्रताप से मिला हुआ है और सल्तनत के राज उन्हें बेच रहा है। मेवाड़ का नाम सुनते ही हकीम और दीवान के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। राणा प्रताप मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन थे और उनके साथ साठगांठ का मतलब था सीधी सीधी मौत की सजा। मुल्ला ने अपनी योजना समझाई। योजना के 3 हिस्से थे। पहला, बीरबल के दस्तखत, हस्ताक्षर की नकल करके मेवाड़ के नाम कुछ जाली खत तैयार करना। इन खतों में सल्तनत की फौजी तैयारियों और गुप्त रास्तों की जानकारी लिखी जाएगी। दूसरा, इन खतों को एक बनावटी जासूस के हाथ मेवाड़ भेजते हुए सीमा पर पकड़वाना। और तीसरा, दीवान इनायत खान खजाने के हिसाब किताब में हेरफेर करके यह दिखाएगा कि बीरबल ने हाल ही में एक बड़ी रकम गुप्त रूप से कहीं भेजी है, जिसे मेवाड़ को की गई मदद के तौर पर पेश किया जाएगा। यह एक अचूक योजना थी। हर सबूत बीरबल के खिलाफ था। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से काम शुरू किया। एक माहिर नकलची को बुलाकर बीरबल के दस्तखत वाले कुछ असली कागजात दिए गए और हूबहू वैसी ही लिखावट में जाली खत तैयार करवाए गए। उन खतों पर बीरबल की नकली मुहर भी लगाई गई। दरबार में भूचाल। एक सुबह जब दीवाने खास में दरबार लगा हुआ था, सरहद के एक सूबेदार ने घबराए हुए अंदाज में प्रवेश किया। उसने बादशाह अकबर को सलाम करके बताया कि मेवाड़ की सीमा पर एक जासूस को पकड़ा गया है, जिसके पास से कुछ खत मिले हैं। अकबर ने खत मंगवाए। जैसे ही उन्होंने खत खोले और उन पर बीरबल के दस्तखत और मुहर देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खतों में लिखी बातें इतनी संगीन थीं कि एक पल के लिए बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसमें आगरा के किले की सुरक्षा के कुछ ऐसे राज थे जो सिर्फ बादशाह और उनके सबसे करीबी लोगों को ही पता थे। उसी वक्त मुल्ला दोप्याजा ने आगे बढ़कर कहा, आली जहां, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन सल्तनत की सुरक्षा का मामला है। हमें शक है कि यह बीरबल के खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। यह कहकर उसने बड़ी चालाकी से शक को और गहरा कर दिया। तभी दीवान इनायत खान ने खजाने के कुछ बही खाते पेश किए और कहा, जहां पनाह, मैं कुछ दिनों से खजाने में एक बड़ी गड़बड़ी देख रहा था। राजा बीरबल के नाम से एक भारी रकम निकाली गई है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा। मैं चुप रहा क्योंकि मामला आपके सबसे खास मंत्री का था, लेकिन अब ये खत देखकर मैं खामोश नहीं रह सकता। अब सारे सबूत एक साथ जुड़ रहे थे।
जाली खत, पकड़ा गया जासूस और खजाने से गायब रकम, सब कुछ बीरबल की तरफ इशारा कर रहा था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। जिस बीरबल को वो अपना भाई मानते थे, जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद थे। वो हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी सफाई देनी चाहिए, जहां पनाह, यह एक घिनौनी साजिश है। मैं मर सकता हूं, लेकिन अपनी सल्तनत और आपसे गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन अकबर इस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनका दिल टूट चुका था और एक बादशाह का दिमाग शक और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में हुक्म दिया, हमें कुछ नहीं सुनना। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। ले जाओ इन्हें। और जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती, इन्हें किले की सबसे अंधेरी कालकोठरी में डाल दो। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। दरबार सन्न रह गया। बीरबल के दोस्तों और शुभचिंतकों के सिर झुक गए और दुश्मनों के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। मुल्ला और उसके साथी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बीरबल को सिपाहियों ने पकड़ लिया और घसीटते हुए कालकोठरी की ओर ले गए। कालकोठरी में चिंतन। किले की वो कालकोठरी जमीन के नीचे बनी थी। वहां न रोशनी आती थी, न हवा। सीलन और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। बीरबल को एक टूटी फूटी चारपाई पर फेंक दिया गया। उनके पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी गईं। शुरुआत में तो बीरबल को गहरा सदमा लगा। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें कैद कर लिया गया है, बल्कि इस बात का दुख था कि बादशाह ने उनकी वफादारी पर शक किया, उनकी दोस्ती पर शक किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को शांत किया। वो जानते थे कि रोने या निराश होने से कुछ नहीं होगा। उन्हें इस साजिश की तह तक पहुंचना होगा और खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। अंधेरे में बैठे बैठे वो पूरे घटनाक्रम को अपने दिमाग में दोहराने लगे। खत, जासूस, खजाने से पैसा। उन्होंने सोचा, यह काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। यह एक सोची समझी साजिश है। उनका पहला शक मुल्ला दो प्याजा पर ही गया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उनसे जलता था। फिर उन्होंने दीवान इनायत खान के बारे में सोचा, जो खजाने का मामला लेकर आया था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इन दोनों ने मिलकर यह जाल बुना है। लेकिन अब सवाल यह था कि इस अंधेरी कोठरी से वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें। बीरबल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें एक पहरेदार याद आया, जिसका नाम था रहमत खान। रहमत एक बूढ़ा और ईमानदार सिपाही था, जिसकी मदद एक बार बीरबल ने की थी। बीरबल को यकीन था कि रहमत उनकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन जब रहमत खान उन्हें खाना देने आया, तो बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, रहमत खान, हम जानते हैं तुम एक नेक इंसान हो। हम बेकसूर हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। रहमत ने डरते हुए इधर उधर देखा और कहा, राजा साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बादशाह का हुक्म है कि आपसे कोई बात न करे। बीरबल ने कहा, तुम्हें बस हमारे दो काम करने होंगे। पहला, तुम बाजार के सबसे मशहूर नकलची, लिखावट की नकल करने वाले का पता लगाओ और देखो कि क्या हाल ही में उसे कोई बहुत बड़ी रकम मिली है। दूसरा, उस जासूस के बारे में पता लगाओ जिसे सीमा पर पकड़ा गया है। पता करो कि वो असल में कौन है और कहाँ का रहने वाला है। रहमत खान बीरबल की इज्जत करता था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम करने का फैसला किया। सच्चाई की खोज। उधर दरबार में मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों की बन आई थी। बीरबल की जगह अब मुल्ला बादशाह का मुख्य सलाहकार बन बैठा था।
वो हर मौके पर बीरबल के खिलाफ बादशाह के कान भरता रहता। देखा जहां पनाह, जिसे आप अपना दोस्त समझते थे, वो कैसा आस्तीन का सांप निकला। लेकिन अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था और उनके मन में बीरबल के साथ बिताए पुराने दिन याद आ रहे थे। उन्हें रह रहकर यह ख्याल आता कि क्या बीरबल सच में ऐसा कर सकता है। उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। इधर रहमत खान ने अपनी खोज शुरू कर दी। उसने अपना भेष बदला और एक आम नागरिक बनकर शहर के उन इलाकों में घूमने लगा जहां नकलची और कातिब रहते थे। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक कातिब के बारे में पता चला जिसने हाल ही में एक नया घर खरीदा था और बहुत पैसा खर्च कर रहा था। रहमत ने बड़ी चालाकी से उससे दोस्ती की और एक रात शराब के नशे में उससे सच उगलवा लिया। कातिब ने मान लिया कि मुल्ला दो प्याजा के एक आदमी ने उसे कुछ खत लिखने के लिए भारी रकम दी थी, जिनकी लिखावट बिल्कुल राजा बीरबल जैसी होनी चाहिए थी। अब बीरबल की बेगुनाही का पहला सबूत मिल चुका था। इसके बाद रहमत ने उस जासूस के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि उस जासूस को आगरा की जेल में रखा गया है। रहमत ने जेल के एक सिपाही को रिश्वत देकर उस कैदी से मिलने का जुगाड़ किया। कुछ देर की बातचीत में ही वो समझ गया कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि एक मामूली चोर है, जिसे पैसे का लालच देकर यह नाटक करने के लिए तैयार किया गया था। उस चोर ने यह भी बताया कि उसे यह काम सूबेदार के एक सिपाही ने सौंपा था और उसे कहा गया था कि अगर वो पकड़ा जाए तो बस चुप रहे, उसे छुड़ा लिया जाएगा। रहमत खान ने यह सारी जानकारी बीरबल तक पहुंचाई। बीरबल अब समझ गए कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब उनके पास दो बड़े सबूत थे, लेकिन उन्हें बादशाह तक कैसे पहुंचाया जाए। बीरबल ने रहमत से कहा, अब तुम बस एक आखिरी काम करो। बादशाह सलामत तक किसी तरह यह पैगाम पहुंचाओ कि कैदी बीरबल उनसे अकेले में मिलना चाहता है। कहना कि यह सल्तनत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अंतिम दाव और न्याय। रहमत खान ने बड़ी हिम्मत करके यह पैगाम महारानी जोधाबाई तक पहुंचाया। जोधाबाई को भी बीरबल की बेगुनाही पर यकीन था। उन्होंने बादशाह अकबर से बात की और उन्हें एक बार बीरबल से मिलने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन रात के अंधेरे में अकबर चुपचाप कालकोठरी में पहुंचे। बीरबल को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर उनका दिल भर आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। मैं बस आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि कल सुबह दरबार में उस पकड़े गए जासूस और उस कातिब को बुलाया जाए जिसने मेरे नाम से खत लिखे हैं। फैसला आपके हाथ में होगा। अकबर बीरबल की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर हैरान थे। उन्होंने यह बात मान ली। अगले दिन दरबार फिर से लगा। मुल्ला और उसके साथी यह सोचकर खुश थे कि आज बीरबल को शायद मौत की सजा सुनाई जाएगी। तभी बादशाह के हुक्म पर उस जासूस और उस कातिब को पेश किया गया। बीरबल, जो अभी भी बेड़ियों में थे, ने बादशाह से सवाल पूछने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर उन्होंने उस जासूस से पूछा, तुम मेवाड़ के रहने वाले हो तो बताओ मेवाड़ की राजधानी का नाम क्या है। जासूस घबरा गया और चुप रहा। बीरबल ने फिर पूछा, अच्छा, राणा प्रताप के घोड़े का नाम तो पूरी दुनिया जानती है। तुम तो उनके खास जासूस हो, तुम ही बता दो। वह चोर अब पसीने पसीने हो गया। उसे कुछ नहीं पता था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। इसके बाद बीरबल ने कातिब की तरफ इशारा किया। कातिब बादशाह को सामने देखकर ही थर-थर कांपने लगा। बादशाह के जरा सा धमकाने पर ही वह टूट गया और उसने रोते रोते सारी सच्चाई उगल दी। उसने बता दिया कि कैसे मुल्ला दो प्याजा और दीवान इनायत खान ने मिलकर यह सारी साजिश रची थी। यह सुनते ही मुल्ला और दीवान के चेहरे का रंग उड़ गया।
वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। बादशाह अकबर शर्म, ग्लानि और क्रोध की आग में जल रहे थे। शर्म इस बात की कि उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त पर शक किया। ग्लानि इस बात की कि उन्होंने बीरबल को इतनी बड़ी तकलीफ दी। और क्रोध उन गद्दारों पर जिन्होंने अपनी जलन की आग में सल्तनत को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि बीरबल की बेड़ियां खोल दी जाएं और उन्हें सम्मान के साथ उनके पद पर फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा, दीवान इनायत खान और साजिश में शामिल बाकी लोगों को गिरफ्तार करके देश निकाला, राज्य से बाहर निकाल देना की सजा सुनाई। बादशाह अपनी गद्दी से उतरे और भरे दरबार में बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हम दोस्ती और सियासत के फर्क को समझ नहीं पाए। आज तुमने अपनी बेगुनाही ही नहीं, हमारी आंखें भी खोल दी। बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। आप बादशाह हैं और सल्तनत की सुरक्षा आपका पहला फर्ज है। जो सबूत आपके सामने थे, उन्हें देखकर कोई भी यही फैसला लेता। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और दरबार से साजिश करने वाले कांटों का सफाया हो गया। यह किस्सा हमेशा के लिए इस बात की मिसाल बन गया कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और सच्ची दोस्ती और वफादारी की चमक किसी भी साजिश के अंधेरे को चीरकर बाहर आ ही जाती है।